नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत करते हैं आप लोग का अपने इस सक्सेस वे चैनल पर। तो अगर आप भी कक्षा 10 में हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। और 2026 में अगर आप बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं और आपका भी टारगेट है कि 100 में से 100 लेना गणित में, तो आप भी हमारे इस रिवीजन सीरीज से जुड़ करके अपने इस सपने को पूरा कर सकते हैं। जहाँ तक अभी शायद 8 वीडियो हो चुकी है, जिसमें 80 या 90 क्वेश्चन हो चुके होंगे। आज फिर से हम 10 क्वेश्चन लेकर के आए हैं, और जो भी इस वीडियो में जो भी तुमको नहीं समझ में आएगा वो कमेंट करना। हो सकता है कि हम अगले वीडियो में उसको कवर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये अपना पहला क्वेश्चन, इसमें क्या कह रहा है? कह रहा है कि 52 पत्तों की अच्छी तरह से फेंटी गई एक गड्डी है, जिसमें से एक पत्ता निकाला जाता है, तो तस्वीर वाले पत्ते को प्राप्त करने की प्रायिकता। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे क्या? तो यहाँ पे लिख लेंगे कुल पत्तों की संख्या। लिखेंगे कुल पत्तों की संख्या। कुल पत्तों की संख्या लिखेंगे, कुल पत्तों की संख्या इस तरीके से लिख लेंगे। और फिर उसके बाद बराबर कुल पत्तों की संख्या कितनी होती है? 52। और फिर उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे क्या? कुल पत्तों की संख्या लिखेंगे 52। अब उसके बाद लिखेंगे तस्वीर वाले पत्तों की संख्या। तो यहाँ पे लिखेंगे तस्वीर वाले पत्तों की संख्या। तस्वीर वाले पत्तों की संख्या इस तरीके से लिखेंगे। और फिर उसके बाद यहाँ पे लिखने के बाद ये कितने होते हैं तस्वीर वाले पत्ते? 12। और फिर उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा ये 12 लिखने के बाद अब आगे लिखेंगे क्या पूछा है इसमें? तस्वीर वाले पत्ते प्राप्त करने की प्रायिकता। तो यहाँ पे लिखेंगे वही चीज जो पूछा है, तस्वीर तस्वीर वाले पत्ते तस्वीर वाले पत्ते प्राप्त करने की प्रायिकता। तस्वीर वाले पत्ते प्राप्त करने की प्रायिकता इस तरीके से लिखेंगे। फिर उसके बाद बराबर कर देंगे। नीचे लिखेंगे कुल पत्तों की संख्या। कुल पत्तों की संख्या। कुल पत्तों की संख्या इस तरीके से लिख देंगे। और फिर उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे तस्वीर वाले पत्ते। यहाँ पे क्या लिखेंगे? तस्वीर वाले पत्ते। तस्वीर वाले पत्ते यहाँ पे लिखेंगे। और फिर उसके बाद इतना लिखने के बाद ये कितने कितने हैं? तो यहाँ पे लिख सकते हैं 12। और यहाँ पे लिखेंगे 52। तो इसको 4 से काटेंगे तो 4 3 12 और 13 चौका 52। तो ये इसका जो आंसर आएगा वो 3/13 आ जाएगा। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना था, और इसका स्क्रीनशॉट करें। फिर उसके बाद देखेंगे हम लोग दूसरा क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है दूसरा वाला? ओ नो, दूसरा क्वेश्चन क्या हो गया भाई? देखते हैं फिर तीसरा क्वेश्चन। दूसरा भी नहीं आया हुआ है, शायद डिलीट हो गया इसमें इस स्लाइड से। आगे कह रहा है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से एक घटाया जाता है, और फिर उसके बाद वह 1/4 हो जाती है जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। जो पूछा है उसी को मान लो। यहाँ पे लिखेंगे माना कि वह भिन्न माना कि वह भिन्न कितनी हो जाएगी? माना कि वह भिन्न x/y है। वह भिन्न x/y है। अब आगे लिखेंगे प्रश्नानुसार। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिख लेना हल। और फिर उसके बाद अब आगे लिखेंगे प्रश्नानुसार। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार। और इसको लिखने के बाद फिर यहाँ पे लिखेंगे, जब ये इतना लिख लेंगे तो आगे लिखेंगे प्रश्नानुसार। तो जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे करते हैं। 1/3 हो जाएगी, 1/3 बना दो। जब क्या करते हैं उसके अंश से एक घटाया जाता है, तो अंश ये है, इसमें एक घटा दो। एक घटा दिए तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। इसका इधर गुणा कराओ और इनका इधर। जब इधर गुणा कराएंगे तो 3 x माइनस के 1 हो जाएगा, और ये उधर जाएगा तो y बन जाएगा। अंदर गुणा होगा 3x माइनस का 3 हो जाएगा, बराबर का y हो जाएगा। इनको इधर बुला लो, इनको उधर भेज दो, तो यहाँ पे हो जाएगा 3x, और फिर उसके बाद माइनस का y, और बराबर के यहाँ पे हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। इसको समीकरण 1 कहेंगे। क्या कहेंगे? समीकरण 1। और फिर उसके बाद यहाँ पे दूसरा वाला देखेंगे तो दूसरे केस में क्या कह रहा है? भिन्न 1/4 हो जाती है जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पे जब इसमें हर में 8 जोड़ेंगे तो x/y, ये हर है, इसमें 8 जोड़ देंगे तो 1/4 हो जाएगी। इसका तिरछा गुणा कराएंगे तो 4x हो जाएगा, और यहाँ पे y प्लस का 8 हो जाएगा। और फिर उसके बाद इसको लिखने के बाद इनको इधर बुला लेंगे, तो यहाँ पे x माइनस का y बराबर का 8 हो जाएगा। इसको हम समीकरण 2 मान लेंगे। इन्हीं समीकरण की सहायता से हमको क्या निकालना है? x y का मान ज्ञात करना है। तो आगे हम जब x y का मान ज्ञात करने की बात करेंगे
तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से। तो यहाँ पे 1 और 2 से देखेंगे तो ये y बराबर दिया है कितना, 3x माइनस का 3। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से। जब ये इतना लिखेंगे तो यहाँ पे इसका मान रखेंगे तो 4x और माइनस, फिर उसके बाद y का मान रखेंगे तो ये कितना है 3x माइनस का 3 बराबर का 8 हो जाएगा। अंदर गुणा करा दें, 4x हो जाएगा माइनस का 3x और ये प्लस का 3 हो जाएगा बराबर का 8 होगा। इसको घटाएंगे तो यहाँ पे x प्लस का 3 बराबर का 8 हो जाएगा। इनको उधर भेजेंगे तो x बराबर कितना मिल जाएगा, 8 माइनस का 3, मतलब x का मान कितना आ जाएगा, घटाने पर 5 आएगा। और इसी 5 को किसी भी एक समीकरण में रख देंगे, चाहे 2 में चाहे 1 में, चाहे जिसमें रख लेंगे। तो x का मान देखेंगे तो यहाँ पे समीकरण किससे देखते हैं, 2 से। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 से, लिख लेंगे समीकरण 2 से। जब समीकरण 2 से लिखेंगे तो यहाँ पे कितना लिखा है 4 और x के स्थान पे 5 माइनस y बराबर का कितना होगा 8, और यहाँ पे 4 पंजे 20 माइनस का y बराबर का 8। इसको इधर ले जाओ तो 20 माइनस का 8 और इनको उधर ले जाओ तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, y इधर था माइनस में, उधर जाएगा प्लस में, घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 12, मतलब x y का मान आ गया। तो यहाँ पे लिखेंगे कि वह भिन्न, क्या लिखेंगे, वह भिन्न क्या है, वह भिन्न, नीचे इतना लिखेंगे जरूर, वह भिन्न x का मान कितना था, x का मान 5 था, तो वह भिन्न 5, y का मान 12, 5/12 है। ये इतना लिखना था, इतना नीचे लिख देना है। करो इसका स्क्रीनशॉट फिर से, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 4 था। कह रहा है कि यदि cos a माइनस बी बराबर का √3/2 है और sin a प्लस बी बराबर √3/2 है, तो कह रहा है कि a प्लस बी 0 से बड़ा होगा और 90 से छोटा और 90 के बराबर होगा। तो कह रहा है कि और a बड़ा होगा b से, तो कह रहा है कि a b का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिख लेंगे, तो इस तरीके से अगर लिखना होगा तो यहाँ पे लिखेंगे cos और फिर उसके बाद लिखेंगे a माइनस बी, कॉस ए माइनस बी बराबर लिखा है √3/2। इतना लिखने के बाद अब ये जो √3/2 लिखा है, ये कॉस में कितने का मान होता है, तो वही यहाँ पे रख लेंगे। तो ये कॉस में कितने का मान होता है, 30 का मान होता है। तो यहाँ पे a माइनस का b हो जाएगा और यहाँ पे लिख लेंगे कॉस 30, और फिर उसके बाद जब इतना लिखेंगे तो ये कॉस से कॉस कट जाएगा और a माइनस का b हो जाएगा बराबर का 30 होगा। इसको हम समीकरण 1 मानेंगे। जब ये इतना लिख लेंगे तो फिर उसके बाद अब दूसरे समीकरण से देखेंगे तो अगला वाला क्या लिखा है, अगले वाले में यहाँ पे लिखा है साइन, अगले वाले में यहाँ पे लिखा है साइन, और फिर उसके बाद a प्लस बी, साइन a प्लस बी बराबर के यहाँ पे लिखेंगे ये √3/2 लिखा है। अब ये चेक करेंगे कि साइन में √3/2 कितने का मान होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे साइन a प्लस बी और फिर उसके बाद बराबर करेंगे तो यहाँ पे लिख लेंगे साइन ये 60 का मान होता है। इस तरीके से लिखने के बाद ये इससे कट जाएगा तो यहाँ बचेगा a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा 60। इसको समीकरण 2 मान लेंगे। तो अब लिखेंगे समीकरण 1 2 से, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। जब 1 व 2 से लिखेंगे तो समीकरण 1 और 2 लिख लेते हैं। तो एक लिखा है a माइनस बी बराबर 30 डिग्री और फिर उसके बाद लिखा है a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। जब ये इतना लिखेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, जोड़ने पर, क्या लिखेंगे, जोड़ने पर, और जैसे ही जोड़ेंगे तो ये दोनों कट जाएंगे और ये जुड़ जाएगा तो 2a हो जाएगा, और इधर जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 90। इसको नीचे भेजें तो यहाँ पे आएगा कितना 90/2, तो इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 45, मतलब a का मान कितना आ गया 45 डिग्री। इस तरीके से इसको सॉल्व करना था। ऐसे ही हमको b का मान चाहिए तो हम लिखेंगे समीकरण 2 से, क्या लिखेंगे, समीकरण 2 से, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 से। जब समीकरण 2 से लिखेंगे तो समीकरण 2 कहता है a प्लस बी बराबर, यहाँ पे दिया था a प्लस बी बराबर 60 डिग्री और a का मान हम लोग निकाल चुके हैं 45 डिग्री, तो प्लस का यहाँ पे b बराबर कितना आ जाएगा 60, और इसको उधर भेजेंगे तो b बराबर हमको कितना मिल जाएगा 60 माइनस का 45, और घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा 15 डिग्री। इस तरीके से ये b का मान आ गया।
और ये a का मान आ गया। तो इसमें सवाल में कहा भी था कि a बड़ा होना चाहिए b से, तो यहाँ पे देखेंगे तो a बड़ा है b से, a बड़ा है, a का मान 45 है, b का मान 15 दिया है, तो b छोटा है। इस तरीके से इसको करना था और करो इसका स्क्रीनशॉट। फिर देखेंगे अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। तो इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। और जब हमको माध्य ज्ञात करना होगा तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले यहाँ पे CF भी ज्ञात करना पड़ेगा। तो इसलिए इस वाली सारणी से हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग ऐसी एक सारणी बनाएंगे और फिर उसके बाद यहाँ पे इस तरीके से लिख लेंगे। इतना लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे 40 से 45, और यहाँ पे लिखेंगे 45 से 50, और यहाँ पे लिखेंगे 50 से 55, और फिर लिखेंगे 55 से 60, और फिर लिखेंगे 60 से 65, और फिर उसके बाद 60 से 65, और फिर उसके बाद 65 से 70। इतना लिखा हुआ है सवाल में। और फिर उसके बाद इधर लिखा है 2, और यहाँ पे लिखा है 3, ये लिखा है 8, ये लिखा है 6, और यहाँ पे फिर लिखा है 7 और 6, और फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा है 3। इतना लिखने के बाद अब आगे क्या करना है, आगे हमको यहाँ पे निकालना है CF। CF निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, तो सबसे पहले हम सूत्र लिख लेते हैं। तो यहाँ पे किसका मान पूछा है, माध्यक का। तो माध्यक बराबर क्या होता है, माध्यक बराबर होता है L बराबर, और L नहीं, यहाँ पे माध्यक बराबर होगा L प्लस का N/2 माइनस CF और बटे का F, और बगल में फिर क्या होता है यहाँ पे H। ये होता है माध्यक का सूत्र। यहाँ से हमको L मिल जाएगा, सबसे अधिकतम बारंबारता जिसकी होगी उसी के सामने जो मान लिखा होगा उसी को हम लोग क्या कह देंगे, उसी को L कहेंगे। तो सबसे अधिकतम बारंबारता ये है, और इसके सामने देखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, L निम्नतम सीमा। अब उसके बाद CF निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे संचयी बारंबारता। यहाँ पे लिख लेना संचयी बारंबारता, क्या लिखेंगे, संचयी बारंबारता यहाँ पे लिख लेना। और यहाँ पे तो बारंबारता लिखा है, यहाँ से लिख लेना। और यहाँ पे लिखा है वर्ग अंतराल, इसको भी लिख देना। और फिर उसके बाद ये तो 2 लिखा ही रहेगा, अब इसको इसमें जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, इसमें जोड़ेंगे तो 8 5 13 हो जाएगा, इसको इसमें जोड़ेंगे तो 13 6 19 हो जाएगा, 19 6 ये 25 हो जाएगा, 25 3 कितना हो जाएगा 28। ये इस तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ पे जो n का मान आएगा वो भी यहाँ पे कितना आएगा 28। अब फिर उसके बाद यहाँ पे जैसे ये जो अधिकतम बारंबारता होती है इसके ऊपर वाला जो लिखा रहता है यही होता है CF। तो यहाँ पे जितना हम निकाल चुके हैं इन सब का मान क्या करेंगे, पहले तो लिख लेंगे। तो यहाँ पे जो F आएगा F का मान हो जाएगा 8, और जो L मिलेगा L का मान हो जाएगा 50, और फिर उसके बाद जो CF मिलेगा वो CF का मान हो जाएगा 5। और क्या बचा यहाँ पे H का मान देखेंगे तो इनका अंतराल कितना है, तो 5। ये सारे मान हमको मिल चुके हैं, यहाँ पे रख देते हैं। तो L का मान हम कितना निकाले थे 50, यहाँ पे लिख लेना माध्यक। और फिर उसके बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस लगाएंगे, और N का मान 28 बटे का 2 हो जाएगा, माइनस CF का मान कितना निकाले हैं 5, और बटे का यहाँ पे F का मान निकाले हैं 8, F का मान है 8, और H का मान कितना निकाले हैं 5। इसको हल करेंगे तो ये आएगा 50 प्लस का, और यहाँ पे घटाएंगे तो 14 माइनस का 5, और यहाँ पे हो जाएगा 8, बगल में गुणे का 5 होगा। और इसको और सॉल्व करेंगे तो ये 50 आएगा, 9 5 14 हो जाएगा, और 5 का इसमें 9 यहाँ पे बचेगा कितना, 9 गुणे का 5, और बटे हो जाएगा 8। इसको और सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, 50 और 9 बचे 45, और यहाँ पे 8 से गुणा, तो ये हो जाएगा 8 से भाग, 8 पंजे 40, 5 8 40, और फिर नहीं 8 पंजे 40। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको इस तरह से लिखेंगे तो ये हो जाएगा 50 प्लस का 8 पंजे 40, तो 5 बार, फिर उसके बाद बचा कितना 5, दशमलव लगाएंगे और फिर 0 बढ़ा लिए, तो 8 छंग 48। तो इसको अगर लिखेंगे तो ये कितना आएगा 55.6 हो सकता है, और कितना जाएगा 8 छंग 48, 8 दूना 16, 2 बार ऐसे ही कुछ जाएगा। तो ये पूरा यहाँ पे माध्यक बराबर लिख लेना, थोड़ा सही से इसको लिखना यहाँ पे इस तरीके से, इधर यहाँ माध्यक माध्यक हर जगह लिखना है। हाँ, तो फिर उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका स्क्रीनशॉट लो, इसी तरीके से इसमें सॉल्व करना है। ये सारणी का अलग से खुद से बनाना है,
अब बनाने के बाद जितने मान आएंगे यहाँ पे रखना पड़ेगा, रखने के बाद तब जाके इसमें रखना, ताकि तभी जाके सही माना जाएगा और थोड़ा फिर लंबा ये जाएगा, नहीं तो डायरेक्ट बस ऐसे रख दोगे तो थोड़ा कम पेज भी भरेगा, तो हमको पेज भी भरना रहेगा। आगे इसमें क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है बहुलक ज्ञात कीजिए। जब बहुलक के लिए आएगा तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, फिर से चाहे तो हम साइड बना लें और नहीं मर्जी कहे तो ना बनाओ। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे इसमें, क्योंकि इसकी ज़रूरत एफ ऑफ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो इसमें मतलब सी एफ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सही से जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। 7 दिया, 14 दिया, 13, सबसे अधिकतम जहाँ लिखा है वो F1 हो जाएगा, F1 हो जाएगा। और इसके पहले जो F1 के पहले क्या होता है, वो 0 होता है, तो F0 हो जाएगा। और इसके बाद जो होता है तो वो 2 होता है। फिर इसी के सामने न्यूनतम सीमा जो होती है वो यल होता है, इस तरीके से ये यल हो जाएगा। इतना लिखने के बाद हमको जो सूत्र लगाना है वो सूत्र क्या होता है, बहुलक बराबर, पहले यहाँ पे सूत्र लिख लो। बहुलक बराबर क्या होता है, बहुलक बराबर यहाँ पे होता है यल प्लस का F1 माइनस F0 और बटे का यहाँ पे हो जाएगा 2F1 और माइनस का ये F0 माइनस का यहाँ पे F2 और बगल में क्या हो जाएगा H। इतना लिखने के बाद सबका मान पहले यहाँ पे लिख लो। तो यहाँ पे सबका मान लिखेंगे तो ये कितना आएगा, F1 का मान इसी के नीचे, तुम लोग को इसी के नीचे लिखना है, तब उसके बाद इस पे रखना है। F1 का मान कितना हो जाएगा 20 और यल का मान हम लोग कितना निकाले 40 और फिर उसके बाद F0 का मान कितना निकाले 12 और फिर उसके बाद F2 का मान कितना निकाल दिए 11 और फिर उसके बाद यहाँ पे और क्या बचा, 4 मान हो चुके, यच अकेले बचा है, तो यहाँ पे यच का मान कितना हो जाएगा, इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 10। इस तरीके से यहाँ पे रखना था। यल का मान रख दो, कितना आया, यल का मान हम लोग 40 लिए और फिर उसके बाद यहाँ पे रखेंगे F1 का मान 20 और F0 का मान 12 और फिर उसके बाद यहाँ पे 20 दूना 40 क्योंकि दुगना है और माइनस का ये 12 और F2 का मान कितना है 11 और बगल में यहाँ पे इसका मान हो जाएगा 10। इस तरीके से रखने के बाद यहाँ पे 40 और फिर उसके बाद प्लस लगाएंगे, यहाँ पे घटाएंगे तो 8 आएगा और इनको जोड़ देते हैं तो ये कितना हो जाएगा 40 माइनस का यहाँ पे 3 और ये 2 23 आ जाएगा और गुणे का यहाँ पे 10 लिखा है। 10 का इसमें 8 में गुणा करा देंगे तो ये कितना बन जाएगा 80। 10 का इसमें गुणा कराएंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 80, तो ये हो जाएगा कितना 40 और प्लस का यहाँ पे होगा 80 और बटे का कितना आ जाएगा, यहाँ पे घटा लेंगे तो इसको, तो यहाँ पे आएगा 10 में से 3 गया 7 और फिर उसके बाद यहाँ पे बचेगा कितना 3, 3 में से 2 गया तो 1, ये 17 बन गया। और फिर उसके बाद यहाँ पे आएगा कितना, बगल में जो था गुणा करा चुके हैं, तो फिर उसके बाद यहाँ पे 40 आएगा और इसको भाग करेंगे 17 × 51, 17 चौक 68, 17 पचे 85, 17 चौक 68 तो 4 बार जाएगा, 68 के बाद 2 70, 12 बचा और फिर उसके बाद दशमलव लगा लेंगे तो एक जीरो बढ़ा लिए और 17 छक्का 102, 17 सत्ते 119 तो 7 बार जाएगा, फिर बचेगा 1, फिर उसके बाद दशमलव के बाद भी जीरो लगाना पड़ेगा तो इसलिए हम इसको डायरेक्ट अब जोड़ लेते हैं 44.7 इसका आंसर आएगा, जो बहुलक का मान आएगा। जो बराबर के पहले हम यहाँ पे छोड़ते हैं तो इधर जगह ना होने की वजह से हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम नहीं लिखते हैं। तुम लोग को क्या करना है, इसके स्थान पे यहाँ पे बहुलक लिख लेना, जैसे कि यहाँ पे छोड़े हैं तो यहाँ पे भी बहुलक लिखना है और यहाँ पे भी बहुलक लिखना है, तो ये हम जो निकाल रहे हैं उसको लिख देते हैं तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है। बहुलक इस तरीके से लिखना है और इसका स्क्रीनशॉट करो, फिर उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, इसमें कह रहा है k का मान ज्ञात कीजिए। कह रहा है जिसके लिए समीकरण 2x और प्लस का ky बराबर का 1 और 3x माइनस का 5 y बराबर का 7 दिया है। तो यहाँ पे इसके लिए एक कंडीशन होती है, ये कंडीशन पहले वाले के लिए तो हम बता दे रहे हैं, लेकिन उसके आगे का तुम लोग कमेंट करोगे कि क्या क्या होता है। b1 अपान का b2, इसी को बोलते हैं अद्वितीय हल। तो जब ऐसी कंडीशन होती है तो इसी को बोलते हैं अद्वितीय हल। इसके आगे तुम लोगों को इसका आंसर बताना है कि इसको क्या बोलते हैं। जब इस तरीके से रहेगा तो इसको हम क्या कहते हैं, इसके लिए तुम लोग बताओगे कि इसे क्या कहा जाता है, तो यहाँ पे C2 हो जाएगा। और फिर उसके बाद यहाँ पे एक कंडीशन और बनती है, 3 कंडीशन इस पे बनती है, ये तीनों याद कर लेना। नहीं सवाल आई तो टिक मार का जरूर आएगा, 101% मैं बता रहा हूँ कि इसका टिक मार का जरूर आएगा। अगर इसके क्या नहीं आएंगे, सवाल नहीं आएगी, तो ये होता है। बाकी इन दोनों के बराबर क्या लिखा जाता है, इनकी क्या कंडीशन होती है, इसके लिए तो बता रहे हैं। जब कहेगा अद्वितीय हल होगा तो ये वाली कंडीशन लगाएंगे। इन दोनों के लिए तुम लोगों को बताना है कमेंट में।
तो यहाँ पे जब यहाँ क्या लिखेंगे, ये समीकरण लिखा है 2x और प्लस का ky और बराबर का यहाँ पे लिखा है 1 और फिर उसके बाद लिखा है 3x माइनस का, फिर उसके बाद 5y, तो यहाँ पे लिखा है 5y और बराबर का 7। फिर यहाँ पे लिखेंगे a1x और फिर उसके बाद प्लस का b1y और प्लस का c1 बराबर का करेंगे 0 और फिर उसके बाद लिखेंगे a2x और प्लस का यहाँ पे लिखेंगे b2y प्लस का यहाँ पे लिखेंगे c2 बराबर के यहाँ पे 0। तो यहाँ पे लिखेंगे से तुलना करने पर, से तुलना करने पर, और जब यहाँ पे तुलना करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा इसका आंसर, यहाँ पे इसके बराबर क्या आएगा ये, तो a1 बराबर कितना आ जाएगा 2, b1 बराबर कितना आ जाएगा k और c1 बराबर कितना आ जाएगा, ये जब इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा तो -1 और फिर उसके बाद a2 इसके बराबर देखेंगे तो ये वाला होगा, तो a2 बराबर कितना आ जाएगा 3, b2 बराबर कितना आ जाएगा -5 और c2 बराबर कितना आ जाएगा -7। इस तरीके से लेने के बाद फिर यहाँ पे लिखेंगे अद्वितीय हल की कंडीशन, तो a1 अपान a2 और बराबर का लिखेंगे b1 अपान b2, इनका मान निकालेंगे तो बराबर ये नहीं होगा, तो इसका मान रखेंगे 2, इसका मान 3 डज नॉट इक्वल टू और इसका मान रखेंगे k और इसका मान रखेंगे -5, इसका इधर गुणा कराएंगे तो k डज नॉट इक्वल टू ये कितना आ जाएगा 5 दूना 10 माइनस का बटे का 3, यही इसका आंसर होगा। इस तरीके से करना था, ये तो कंडीशन बताए थे, ये ऐसे सॉल्व करना था और इसका भी स्क्रीनशॉट करो। फिर उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो अगले क्वेश्चन में कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 104 का HCF और LCM बताइए। तो पहले क्या करेंगे, इनका हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं और फिर उसके बाद देखते हैं क्या आंसर आएगा। तो पहले यहाँ पे लिख लेते हैं 96 और फिर उसके बाद यहाँ पे इस तरीके से काटना शुरू कर देते हैं। जैसे इसको काटेंगे तो 2 चौक 8, 2 8 16 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे 2 दूना 4, 2 चौक 8 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे 2 1 कम 2, 2 दूना 4 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे 2 छंग 12 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे 2 तिहाई 6 हो जाएगा। फिर 3 से काटेंगे 3 1 कम 3 हो जाएगा। इधर भी इसको लिखते हैं 104 को काटते हैं तो ये कितना आएगा 104 जब लिखेंगे तो यहाँ पे 2 से काटेंगे 2 पंजे 10, 2 दूना 4 हो जाएगा। फिर 2 से काटें 2 दूना 4, 2 छंग 12 हो जाएगा। फिर 2 से काटें तो 2 1 कम 2, 2 तिहाई 6 हो जाएगा। अभी किसी से नहीं कटेगा तो 13 से कट जाएगा। इतना लिखने के बाद हमको क्या करना था, फिर उसके बाद इतना जब लिख लेते हैं तो आगे यहाँ पे लिखना पड़ेगा 2 गुणे 2 गुणे कितनी बार है 3 5 बार, तो यहाँ पे लिख देंगे 5 बार 2 लिख लेते हैं और गुणे का फिर लिख देंगे 3, 5 बार 2 लिखने के बाद 3 लिख दिए। इसमें कह रहा है कि 3 बार 2 लिखने के बाद यहाँ पे क्या लिख देंगे 13 लिख देंगे। अब यहाँ पे लिखना शुरू करेंगे तो HCF लिखेंगे। क्या लिखेंगे HCF। जब इसका HCF ज्ञात करेंगे तो यहाँ पे जैसे ही लिखेंगे HCF तो इसमें जो जो कॉमन होगा वो लिख लेंगे। तो कॉमन क्या है, 1 बार 2, 2 बार 2, 3 बार 2 और फिर उसके बाद 1 बार 2, 2 बार 2, 3 बार 2, तो ये तीनों को लिख लेंगे यहाँ पे। तो ये जो हो जाएगा इसका HCF 8 हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे जब LCM की बात आएगी तो यहाँ पे LCM लिखने के लिए LCM जब इसको लिखेंगे तो यहाँ पे LCM कितना आ जाएगा, ये जितना लिखे थे ये तो लिखेंगे ही, जो कॉमन है, जो कॉमन है उसको लिख देंगे। लेकिन अब दोनों में जो बचा है उसको भी लिखना पड़ेगा। तो ये बचा है और ये बचा है, फिर यहाँ पे 2 लिख लेंगे, फिर 2 लिख लेंगे, फिर और क्या बचा है यहाँ पे 3 और 13 बचा है, 3 13 बच गया। अब उसके बाद यहाँ पे अगर गुणा कराएंगे तो इसको कितनी बार जाएगा 32 हो जाएगा। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 और यहाँ पे फिर आएगा 3 और यहाँ पे आएगा 13। इतना लिखने के बाद फिर उसके बाद आगे क्या करेंगे, इनका गुणा करा लेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 13 दूना 26 और फिर उसके बाद 13 तिया 39, 39 दुई कितना हो जाए है 41 हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे 3 से गुणा कराएंगे, 3 छंग 18 हो जाएगा, 3 1 कम 3 होगा, 3 1 4 हो जाएगा और फिर उसके बाद 4 तिहाई 12 हो जाएगा। ये इसका हो जाएगा LCM। तो इतना इसका LCM आएगा और ये इसका HCF आएगा। इस तरीके से यहाँ पे निकाला जाता है। तो फिर उसके बाद इसका करेंगे स्क्रीनशॉट और इसके बाद लेंगे अगला क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है पुनीत की 2 वर्ष पूर्व की आयु और
अब से 4 वर्ष बाद की आयु का गुणनफल वर्तमान आयु के दुगने से 2 वर्ष अधिक है। तो कह रहा है कि वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो इसके लिए क्या करेंगे, लिखेंगे पहले, सबसे पहले यहाँ पे लिख लेंगे माना की। तो यहाँ पे लिखेंगे माना की, और फिर उसके बाद लिखेंगे माना की पुनीत की वर्तमान आयु। यहाँ पे किसकी बात कर रहा था, पुनीत की। तो यहाँ पे लिखेंगे पुनीत, माना की पुनीत की वर्तमान आयु, माना कि पुनीत की वर्तमान आयु। इतना लिखने के बाद इसको मान लेंगे, क्या मानेंगे, यक्स वर्ष। अब यक्स वर्ष लिखने के बाद फिर यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार। यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार। जब लिखेंगे प्रश्नानुसार तो फिर उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार क्या कहा था, पुनीत की 2 वर्ष पूर्व, और फिर उसके बाद 2 वर्ष पूर्व की आयु। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 वर्ष पूर्व पुनीत की आयु, 2 वर्ष पूर्व पुनीत की आयु। तो यहाँ पे लिखेंगे पुनीत की आयु। जब इसको लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, पुनीत की आयु लिखेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, पहले तो यक्स वर्ष वर्तमान आयु थी, तो इसमें 2 वर्ष पूर्व कहेगा तो 2 वर्ष घटा देंगे। जब पूर्व कहता है तो घटाते हैं, जब बाद कहेगा तो उसमें जोड़ लेंगे। और फिर उसके बाद आगे क्या कह रहा है, 4 वर्ष बाद उसकी आयु। तो यहाँ पे लिखेंगे 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद पुनीत की आयु, पुनीत की आयु, 4 वर्ष बाद पुनीत की आयु। तो यहाँ पे लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यक्स प्लस का 4। अब फिर उसके बाद आगे कह रहा है कि इन दोनों का गुणनफल वर्तमान आयु के दुगने से 1 वर्ष अधिक है। तो पहले यहाँ पे क्या कर लेते हैं, प्रश्नानुसार तो लिख ही चुके हैं, इन दोनों का गुणा कराएं, यक्स माइनस 2 और यक्स प्लस का 4। फिर उसके बाद वर्तमान आयु है उसका दुगना करें, तो यहाँ पे दुगना कर दिए, और इसमें कह रहा है 1 वर्ष अधिक है, तो 1 वर्ष अधिक हो गया। यहाँ से यक्स का मान निकालेंगे तो इसकी वर्तमान आयु निकल जाएगी। गुणा कराएं इसका, इनका इनके साथ गुणा कराएंगे तो यक्स स्क्वायर बन जाएगा, और इनके साथ कराएंगे तो यहाँ पे 4 यक्स बन जाएगा, और इनके साथ कराएंगे तो माइनस का 2 यक्स होगा, और जब इनके साथ करा लेंगे तो माइनस का 8 हो जाएगा, बराबर के यहाँ पे 2 यक्स और प्लस का 1 हो जाएगा। और फिर उसके बाद ये घटाएंगे तो यहाँ पे आएगा यक्स स्क्वायर प्लस का 2 यक्स और माइनस का 8, और फिर उसके बाद यहाँ पे 2 यक्स और प्लस का यहाँ पे आएगा 1। इन 2 यक्स को इधर ले आएंगे तो हो सकता है ये इनसे कट जाएगा पूरी तरह से। तो यहाँ पे जो बचा है वो क्या बचा है, यक्स स्क्वायर बचा है, और फिर उसके बाद इधर माइनस का 8 बचा है, और बराबर के इधर 1 बच गया। इसको उधर भेजेंगे, इधर माइनस में उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, तो ये प्लस 8 हो जाएगा। इस तरीके से लिखने के बाद इसमें क्या करना है, एक जोड़ लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा यक्स स्क्वायर बराबर का 9, और जैसे ही स्क्वायर उधर भेजेंगे तो यक्स का मान कितना आ जाएगा, अंडर रूट में 9, और इसको बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे यक्स का मान कितना आ जाएगा, 3। तो यक्स का मान जो आएगा प्लस माइनस में 3 आएगा, लेकिन यहाँ पे हमको क्या लेना पड़ेगा, 3 अकेले लेना है प्लस वाला। तो यहाँ पे क्या रख लेंगे, नीचे लिखेंगे पुनीत की वर्तमान आयु 3 वर्ष है, तो यहाँ पे नीचे लिख देना पुनीत की वर्तमान आयु, पुनीत की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु 3 वर्ष है। यहाँ पे लिख देंगे 3 वर्ष है, इस तरीके से लिख लेना है नीचे। जब ऐसे लिख देंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। करें इसका स्क्रीनशॉट, फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 बिंदुओं a कामा b और फिर उसके बाद और b कामा माइनस a के बीच की दूरी बताइए। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र, यहाँ पे लिखेंगे 2 बिंदुओं के, और फिर उसके बाद बीच, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र, दूरी का सूत्र इस तरीके से लिखेंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे तो ये क्या होता है, d बराबर कोष्टक और रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और फिर उसके बाद प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और फिर उसके बाद जब इतना लिख लेंगे तो यहाँ पे d बराबर आएगा। अब यहाँ पे किसको x2 किसको x1 मानेंगे, तो ये होगा x1, ये होगा y1, और इधर हो जाएगा x2, ये होगा y2। मान रखेंगे इस पे, x2 का मान कितना दिया है b, और x1 का मान कितना दे दिया है a, इस तरीके से हो जाएगा। और फिर उसके बाद प्लस इनका स्क्वायर कर लेंगे, और प्लस y2 का मान कितना दिया है माइनस के, और y1 का मान कितना दिया है b, तो यहाँ पे हो जाएगा ये।
इस तरीके से लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे d बराबर अंडर रूट के अंदर। इसको सॉल्व करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ये तो तोड़ लेंगे, लेकिन ये कौन सा सूत्र लगा के तोड़ेंगे, तो इसको तोड़ने के लिए अभी बताते हैं क्या कर सकते हैं। इसमें लगाएंगे सूत्र, तो ये हो जाएगा b मतलब a स्क्वायर और माइनस का नहीं प्लस का b स्क्वायर, और फिर उसके बाद माइनस 2ab होता है, तो माइनस का 2, a का मान यहाँ पे ये, b का मान ये लिखा है। इतना लिखने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस माइनस कॉमन कर लेंगे तो -1 का स्क्वायर कर देंगे, तो इसके अंदर जो बचेगा वो a प्लस b का होल स्क्वायर बचेगा। और जब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर बन जाएगा क्या, 1 प्लस में 1 हो जाएगा, और इनका इसके साथ गुणा करा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, a प्लस b का होल स्क्वायर केवल। तो यहाँ पे हम d बराबर लिखेंगे, अंडर रूट के अंदर लिखेंगे a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर और माइनस का 2ab, और फिर उसके बाद प्लस इनका मान 1, और फिर उसके बाद यहाँ पे इसका विस्तार कर देंगे तो a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर और प्लस का 2ab, इस तरीके से लिखेंगे। और जब इस तरीके से लिखने के बाद इनका अंदर गुणा कराएंगे तो यहाँ पे हमको d बराबर जो मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर और फिर उसके बाद माइनस का 2ab और प्लस का फिर यहाँ पे आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और यहाँ पे प्लस का 2ab। ये इतना मिलने के बाद ये इससे कट जाएगा, एक बार प्लस में एक बार माइनस में है, तो जो बचा है अब उसको लिख देते हैं। तो d बराबर हमको जो आंसर मिलेगा वो a स्क्वायर जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर, और प्लस के यहाँ पे b स्क्वायर जुड़ेगा तो 2b स्क्वायर, तो ये बाहर नहीं निकलेगा तो 2 अकेले बाहर निकालेंगे इससे, और यहाँ पे बचेगा a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। अगर यहाँ पे 4 होता तो इसका मान बाहर 4 2 निकल जाता, लेकिन 2 है तो इसलिए यहाँ पे 2 नहीं निकलेगा, यही इसका आंसर होगा। ये क्वेश्चन नंबर कितना था, 10। अब इसके आगे बस इतना ही क्वेश्चन था। 10 क्वेश्चन के साथ हर बार हम लोग आते हैं, और इसके बाद इस बार भी हम अपना 10 क्वेश्चन पूरा किए। और उसके बाद अगर आप भी चाहते हैं कि अच्छा से अच्छा नंबर लाना गणित में अगर डर लगता है, तो हमारा ये मकसद है कि जो 500 क्वेश्चन यहाँ पे बोल दिए हैं वो कराने का मकसद ये है कि आपको हम ये नहीं कह रहे हैं कि यही क्वेश्चन सेम टू सेम आएगा, लेकिन हाँ ये जरूर कह सकते हैं कि जितने उस पे मतलब क्या कहते हैं उसके जो नियम रहेंगे, जो सूत्र रहेंगे, जो लॉजिक रहेगा उसी पे आएगा। चाहे वो संख्या बदल दे वो अलग की बात है, जैसे कि इसमें कह रहा है दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र पूछा है, इस पे ए बी कामा करके दे दिया है, लेकिन हो सकता है कि क्या कहे इस पे संख्या दे दे, इस पे कोई संख्या लिख दे, लेकिन आएगा दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र पूछेगा, और एक सेट में नहीं कम से कम 3 से 4 सेट में पूछेगा। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये याद करो कि इनके सूत्र कौन से लगते हैं, ये उसके अंदर के लॉजिक याद करो। और ये लॉजिक हम याद कराने के लिए ही हम जो 500 क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट किए हैं वो लॉजिक ही तैयार करने के लिए किया गया है। बाकी ये कोई नहीं कह पाएगा कि हाँ मतलब क्या कहते हैं हम जो क्वेश्चन दे रहे हैं ये दुईठी इसको याद कर लो बोर्ड एग्जाम में आ जाएगा। क्यों नहीं कह पाएगा, क्योंकि उसको खुद नहीं पता रहता है कि कौन सा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आएगा। ये तो वो होता है कि मतलब क्या कहते हैं आदमी का एक टारगेट होता है, एक लक्ष्य होता है, या फिर कह सकते हैं एक अनुभव होता है कि वो बता देता है कि हाँ हो सकता है कि ऐसा क्वेश्चन अगली बार आया था अब की बार फिर से आ जाएगा, लेकिन वो कोई ये नहीं बता सकता कि हाँ यही क्वेश्चन आएगा। अब अगर वो बता पा रहा है तो हो सकता है कि फिर हाँ उसका बोर्ड वाले के यहाँ कुछ परिचय है, नहीं तो कह सकते हैं ससुराल है, तभी जान पाएगा, नहीं तो नहीं जान पाएगा कि कौन सा बोर्ड में एग्जाम में पेपर में आ रहा है। अगर ये जान जाए और उसके बाद सबको ये पता चल जाए कि हाँ फलाने को पता है कि ये क्वेश्चन आएगा, तो इसका मतलब है कि हो सकता है उनके ऊपर केस भी हो जाए। तो मतलब हमारा ये मकसद ये है कि जो ये 10 क्वेश्चन लेकर के आते हैं, इस 10 क्वेश्चन के माध्यम से हम तुम्हारी पूरी गणित का रिवीजन करा देंगे 101%। अगर तुमको अभी भी कुछ भी नहीं आ रहा है, बस लगातार क्या करो, वीडियो को चालू करो और उसके बाद जैसे हम बताते जा रहे हैं ऐसे बस ध्यान से सुनते हुए एक बार सुनो, दोबारा से फिर से चालू करो। अगर कुछ नहीं आ रहा है तो एक बार सुनो, दोबारा से फिर से चालू करो और उसके बाद सारे क्वेश्चन को लगाना चालू कर दो। जिस तरीके से हम बताते जा रहे हैं वैसे पहले वीडियो रोको और क्वेश्चन को लगाओ, और फिर उसके बाद तब जाकर के क्वेश्चन वीडियो को आगे बढ़ाओ और अपनी सवाल चेक करो। अगर सही हो रहा है तो सही है, अगर गलत हो रहा है तो उसको फिर से लगाओ, बार बार लगाओ, तब तक लगाओ जब तक कि वो सवाल सही ना होने लगे। अगर ऐसा कर गए तो 101% का वादा करते हैं कि आप अब की बार बोर्ड एग्जाम में और किसी सब्जेक्ट का नहीं जानते लेकिन गणित में जरूर 99 या 95 नंबर ला सकते हैं। तो फिर से मिलेंगे ऐसे ही 10 क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय।